तो कहानी की शुरुआत होती है एक टेक्स्ट को दिखाते हुए जिसमें लिखा हुआ होता है कि हर नेशन के किंग के पास एक मिस्ट्रेस होती थी जिसे गुंडीक कहा जाता था। ये दूसरे रेल्म से हुआ करती। अब देखो गुंडीक वर्ड जो है इसका लिटरल मतलब तो होता है मिस्ट्रेस या फिर प्रोस्टिट्यूट, लेकिन यहाँ पर ही जो गुंडीक है ना ये एक सुपर नेचुरल एंटिटी दिखाई गई है और ये दूसरी दुनिया से होती है, दूसरे डायमेंशन से होती है। और ये गुंडीक अक्सर उनकी हेल्प करती है, उनको पावर देती है, साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी हेल्प करती है। अब यहाँ पर गुंडीक का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। खैर ये जो एंटिटी है जो कि मूवी के हिसाब से है, हमको बताया जाता है कि ये एक लेजेंडरी गुंडीक होती है जो कि सदर्न सी साइड से होती है और ये कहा जाता है जो कि हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास आज भी गुंडीक मौजूद है। मतलब ऐसा समझ लो कि जो बड़े ऑफिसर या फिर ये कहा जाए कि अमीर लोगों के पास गुंडीक आज भी मौजूद है। खैर अब सीन 1998 सदर्न सी साइड में आता है जहाँ पर हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि हाई पोस्ट ऑफिशियल था जो कि एक मेंशन में आता है और ये मेंशन किसी समीर नाम के आदमी का था और आप समीर को एक तरह से मिडल मैन कह सकते हो जो कि यहाँ पर ऑफिसर्स को गुंडीक से मिलवाया करता था। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर ये जो काम करता था ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इसके बारे में आगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। अब यहाँ पर ये जो ऑफिसर होता है वो अपने साथ एक छोटे से संदूक को और एक बक्से को लेकर आया था। वो बैठकर समीर से बात करता है जिसके बाद वो समीर को वो संदूक दिखाता है। संदूक के अंदर काफी सारा सोना था जिसको देखकर समीर खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उसको ये कहता है कि उसकी ऑफरिंग कहाँ पर है। तब वो उस बड़े से बक्से की तरफ इशारा करता है कि ये रही ऑफरिंग। खैर अब समीर उससे कहता है कि वो जनरल जल्दी ही बन जाएगा। मतलब यहाँ पर जो ऑफिसर था उसको जनरल बनना था और उसके लिए वो यहाँ पर आया था। अब वो जनरल कैसे बनेगा? तो समीर ऑफिसर से ये कहता है कि अब वो अंदर गुंडीक से मिलने जा सकता है और अब वो जो भी देखेगा उसे देखकर वो बिल्कुल न डरे। खैर ऑफिसर अंदर जाने लगता है कि तभी उसको वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा सांप दिखाई देता है जिसको देखकर वो डर तो रहा था, लेकिन फाइनली वो गुंडीक के रूम तक पहुंच जाता है। रूम में आकर वो गुंडीक के बेड पर बैठ गया था और तब गुंडीक वहाँ पर आती है। सबसे पहले तो वो उसके सामने उसका लाया हुआ सोना खा लेती है। जी हाँ, खा लेती है और फिर उसके हाथ पर कट लगाकर उसके खून की कुछ बूंदों को इकट्ठा करके उसे ऑयल के साथ पी लेती है। ये सब देखकर ऑफिसर को काफी डर लग रहा था, लेकिन उसे जनरल बनना था तो ये सब उसे करना ही था। इसके बाद गुंडीक एक कपड़ा ऑफिसर की आंख पर बांधकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो ऑफरिंग ऑफिसर लेकर आया था यहाँ पर समीर उस बच्चे को जान से मार डालता है। जी हाँ, यानी कि ऑफरिंग के रूप में एक बच्चा दिया गया था और उसका खून पाइप से होते हुए गुंडीक के ऊपर गिर जाता है और यहीं पर अब ये सीन कट हो गया था। तो बेसिकली जो ऑफिसर था उसको जनरल बनना था और इसलिए वो गुंडीक यानी कि सुपर नेचुरल एंटिटी के पास आया। और यहाँ पर ये जो गुंडीक है वो कोई आम मिस्ट्रेस नहीं थी बल्कि एक सुपर नेचुरल बीइंग है या फिर एंटिटी है जो कि ऑफरिंग के बदले में लोगों को वो सारी चीजें देती है जिसकी लोग चाह रखते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा बहुत प्लॉट क्लियर हो रहा होगा। खैर इसके बाद में सीन सीधा हावा इंडोनेशिया 2003 में आता है जहाँ पर हम एक आदमी ओस्मान को जेल में देख पाते हैं और आज ओस्मान को जेल से छोड़ा जा रहा था। वैसे तो उसकी सजा 12 साल की थी, लेकिन उसके अच्छे बर्ताव के चलते उसकी सजा को 6 साल कम कर दिया गया था। इसके बाद ओस्मान बाहर आता है जहाँ पर उसकी बेटी मैरी उसे कैंप में लेने आई हुई थी। उसे देखकर वो काफी खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है उसकी खुशी उसके चेहरे से उतर गई थी क्योंकि उसकी बेटी अब प्रेग्नेंट थी। अब ये सब देखकर उसे गहरा सदमा लगता है क्योंकि उसे ये बात तक नहीं पता थी कि उसकी बेटी को प्रेग्नेंट किया किसने। अब तभी उसकी बेटी अपने लवर को बुलाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी कैब का ड्राइवर इब्राहिम था जिसके अंदर वो बैठकर आई थी। ये देखकर ओस्मान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी कैब ड्राइवर या फिर किसी ऐसे से प्यार करे जो कि इस तरह का हो। लेकिन अब क्या ही हो सकता था, लेकिन ओस्मान अभी भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो लोग घर जाकर लंच करते हैं जहाँ पर लंच करते टाइम ओस्मान ये कहता है कि इस्लाम में शादी के लिए किसी गार्डियन का होना जरूरी है और वो तो जेल में था तो ये शादी बेसिकली वॉइड है, अमान्य है। ये सुनकर मैरी बताती है कि शादी के वक्त उसके साथ में रेजा अंकल थे जो कि मैरी की माँ का भाई है। खैर अब यहाँ पर इब्राहिम भी ओस्मान को डैड कहकर बुलाता है और तब ओस्मान उसे उसको डैड बुलाने से मना कर देता है क्योंकि उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि कुछ बदमाशों ने ओस्मान की बीवी को खत्म कर दिया था और उन्हीं बदमाशों से बदला लेने के लिए ओस्मान ने उन लोगों को खत्म कर दिया और इसी के कारण वो जेल गया था। खैर अगले दिन ओस्मान, मैरी और इब्राहिम दोबारा साथ में खाना खाने बैठते हैं जिसके बाद में इब्राहिम की माँ का कॉल वहाँ पर आता है जो कि इब्राहिम को उसके पिता की तबीयत के बारे में बताती है जो कि काफी सीरियस थी। ये सुनकर इब्राहिम हॉस्पिटल के लिए तुरंत ही निकल जाता है। अब हमको ये पता चलता है कि इब्राहिम के पिता जो थे वो काफी समय से बीमार थे और अब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। खैर अब इब्राहिम के जाने के बाद में ओस्मान मैरी से इब्राहिम के पिता के बारे में पूछताछ करते हैं कि उसके पिता क्या करते थे। तब
वो ये बताती है कि उसके पिता भी ओस्मान के जैसे ही क्रिमिनल थे, वो चोर थे। और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि ओस्मान भी चोरी ही किया करता था। दूसरी ओर इब्राहिम हॉस्पिटल जाता है, जहाँ से उसको पता चलता है कि उसके पिता के ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है और वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे, यानी कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर उनको हो सकता है। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि वो उसे बचाने के लिए अब कुछ नहीं कर सकते। अब इसलिए ही इब्राहिम की माँ ये चाहती थी कि जब कुछ हो ही नहीं सकता तो वो अपने पति को घर पर लेकर जाए, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल में वैसे भी बिल जो था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ मैरी को दर्द होने लगता है और ओस्मान उसको संभालता है, एक चेयर पर बैठा देता है। अब यहाँ उसकी बेटी उसे सी सेक्शन करवाने के लिए कहती है, लेकिन ओस्मान के पास इतने पैसे ही नहीं थे। इसी बीच उसे एक कॉल आता है जो कि टोनी नाम के व्यक्ति का था। टोनी वही शख्स है जो कि ओस्मान को इलीगल वर्क जैसे चोरी चकारी का काम दिया करता था। अब टोनी यहाँ पर उसको ऑतो कहकर बुला रहा था। दरअसल यहाँ पर इन सभी के अलग नाम थे जो कि उनके असल में कोड नेम्स होते हैं, ताकि कॉल रिकॉर्डिंग हो भी जाए तो रियल नेम किसी का बाहर ना आ पाए। खैर टोनी के पास एक मस्त ऑफर था जिसमें उसे न्यायी नाम की लेडी के मेंशन में चोरी करनी थी, और ये न्यायी असल में वही गुंदीक है जो कि शुरुआत में दिखाई गई, और असल में उसी के मेंशन के अंदर उनको चोरी करनी होगी। टोनी उसे बताता है कि उसने सुना है कि वहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी और गोल्ड भी है और उन्हें वही चुरा कर लाना होगा, लेकिन ये काम वो अकेला नहीं कर सकता, तो उसके साथ और भी लोग होंगे जिनके नाम होंगे सऊद, फारसी और सूर्या। अब ये सब ओस्मान के ही पुराने दोस्त हैं, प्लस उसके इलीगल काम के साथी भी हैं, जिसके लिए ओस्मान काम के लिए राजी हो गया था क्योंकि उसे अपनी बेटी का सी सेक्शन करवाना था। जिसके बाद ओस्मान निकल जाता है सभी लोगों को रेडी करने के लिए। सबसे पहले वो सऊद के पास जाता है जो कि पहले से अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा था, लेकिन जैसे ही ओस्मान उसके पास आया तो वो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो उससे कई दिनों बाद मिला था। वो उसे काम के लिए कहता है और सऊद काम के लिए राजी हो गया था। जिसके बाद वो लोग फारसी के घर पर जाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि रेजा ही होता है। जी हाँ, रेजा का कुछ लोग पीट रहे थे क्योंकि रेजा ने उनके दिए हुए पैसे लौटाए नहीं थे, लेकिन तभी वहाँ पर ओस्मान और सऊद आकर उसको बचा लेते हैं। अब दूसरी ओर हम इब्राहिम और उसकी माँ को देख पाते हैं, जहाँ पर इब्राहिम की माँ उसे ये बताती है कि उसके पिता अभी खत्म नहीं हो सकते क्योंकि वो काफी दर्द में हैं और वो तभी खत्म होंगे जब उसके पिता उसकी एक संपत्ति जो कि एक बक्सा है वो इब्राहिम को दे देंगे, और जैसे ही वो उस संपत्ति को इब्राहिम के नाम कर देंगे वैसे ही वो खत्म हो जाएंगे। इब्राहिम अब उस बक्से को अपने पिता के सामानों में ढूंढने जाता है, लेकिन तभी उसको एक परछाई दिखती है जो कि एकदम से उसके सामने आ गई थी, जिसे महसूस करके वो थोड़ा सा डर गया था, लेकिन वो अभी भी आगे बढ़ता है और उसे उसके पिता की वो चीज मिलती है जो कि एक ऑब्जेक्ट थी। इब्राहिम उस ऑब्जेक्ट को उठाने जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक पोचोंग में लिप्टी स्पिरिट आती है, जिसे देखकर वो काफी डर गया था। और लिप्टी क्या कहेंगे, यहाँ पर वो पोचोंग ही था, लेकिन वो स्पिरिट गायब हो जाती है। अब अचानक से वहाँ पर एक बक्सा प्रकट हो चुका था और वो उसको हाथ में लेता है, जिसके अंदर एक किताब थी जिसके अंदर काफी सारी एन्चेंटिंग मंत्र वगैरह लिखे गए थे, क्योंकि इब्राहिम के पिता एक शेमन हुआ करते थे। अब यहाँ पर इब्राहिम अपने पिता की संपत्ति को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके एक्सेप्ट करते ही उसके पिता खत्म हो जाते हैं। खैर अब दूसरी ओर हम सऊद और ओस्मान को देखते हैं जो कि रेजा से बात कर रहे थे कि उन्हें ऑलरेडी पता है उस मेंशन के बारे में कि वहाँ पर कुछ बुरी चीजें होती हैं। तब रेजा उनसे ये कहता है कि सूर्या उनके काम आएगा क्योंकि वो एक शेमन है, और यहाँ पर रेजा भी यही कहता है कि सूर्या कभी भी मर नहीं सकता क्योंकि वो काफी शक्तिशाली है। लेकिन उसके घर जाकर उनको पता चलता है कि सूर्या तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सूर्या कोई और नहीं बल्कि वही तो इब्राहिम के पिता थे, और इस बारे में ओस्मान को अब पता चला है। यहाँ पर ओस्मान इब्राहिम से पूछता है कि उसने उसकी बेटी से शादी क्यों की। तब इब्राहिम बताता है कि उसके पिता ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था कि वो उसके दोस्तों की फैमिली का ध्यान रखे, और उसने वही किया, लेकिन इसी बीच उसे मैरी से प्यार हो गया था। अब ये सुनकर ओस्मान को थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि ओस्मान के बारे में आज तक मैरी ने इब्राहिम को नहीं बताया था कि ओस्मान चोर है, लेकिन ये बात उसको ऑलरेडी पता थी कि ओस्मान चोरी करता है क्योंकि वो उसके पिता के साथ ही तो काम करता था। खैर अब यहाँ पर ये बातें ज्यादा मैटर नहीं करती थी, और इस बात से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर इब्राहिम मैरी को सच्चे दिल से प्यार करता था और इसलिए उसने कभी उसे जज नहीं किया। खैर अब ये लोग यहाँ पर इब्राहिम को अपने इस हाइस्ट के अंदर शामिल कर लेते हैं। चोरी वाली रात इब्राहिम मैरी को कहता है कि वो नाइट शिफ्ट में जा रहा है, और इतना कहकर वो निकल चुका था चोरी करने के लिए उसी कैब में, और वहाँ पर बाकी लोग भी बैठ जाते हैं। और फिर ओस्मान अपनी सारी प्लानिंग बताता है। वो ये बोलता है कि सारे लोग अंदर जाएंगे, लेकिन इब्राहिम बाहर रुकेगा और अपनी शेमन पावर से वो प्रॉब्लम को भांप कर उनको हॉर्न से एक सिग्नल देगा। लेकिन यहाँ पर इब्राहिम को शेमन वाली चीजों के बारे में ज्यादा आइडिया था ही नहीं, या फिर ये कहा जा सकता है कि उसके पिता ने उसको ये सारी चीजें अच्छे से नहीं सिखाई थी। खैर इसके बाद ये लोग घर के अंदर जाते हैं और इब्राहिम बाहर ही था।
वो दूर से किसी लेडी की स्पिरिट को नाचते हुए नोटिस करता है और तभी उसके पीछे एक बूढ़ी महिला आ जाती है, जिसको देखकर वो डर कर गाड़ी से बाहर आ जाता है। इसके बाद अंदर हम सऊद को देखते हैं, जैसे एक रूम के अंदर चेन से बंधी हुई बच्ची मिलती है। शायद इस बच्ची को एज एन ऑफरिंग लाया गया होगा। वो उसे छुड़वाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर समीर आ जाता है, जो कि वही बिचौलिया था, और वो सऊद को बातों में उलझाने लगता है और फिर वो सऊद के ऊपर हमला कर देता है। इसी बीच बाहर की तरफ इब्राहिम अकेला था और उसे घर के अंदर से आवाज आ रही थी। वो समझता है कि ओस्मान खतरे में है और उसने अपनी बीवी को वादा किया था कि वो ओस्मान की हमेशा रक्षा करेगा, इसलिए वादे को निभाने के लिए वो अंदर जाने लगता है। लेकिन बाहर ना एक पाइपर पर निशान था, जिसको टच करते ही इब्राहिम का हाथ जलने लगता है। मतलब कि वहां पर किसी तरह का बॉर्डर था, कोई प्रोटेक्शन स्पेल था, जिसके चलते शेमन अंदर ना आ सके। साथ ही साथ इब्राहिम का वो ऑब्जेक्ट जो था वो भी टूट गया था, जिससे स्पिरिट दूर रहती थी। और तभी इब्राहिम के सामने ढेर सारे पुचोंग आ जाते हैं, जो कि उसको डराने लगते हैं। ये देखकर वो काफी घबरा गया था, लेकिन वो अपने पिता की किताब से मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके चलते पुचोंग गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए वो कार में जाता है और हॉर्न बजाकर इशारा देने की कोशिश करता है, लेकिन सारी स्पिरिट्स अभी भी बाहर ही थी। जिसके बाद वो खुद अंदर जाने लगता है और किसी तरह से अंदर पहुंच भी जाता है। वहीं दूसरे रूम के अंदर रेजा अकेला था और वो एक पलंग पर बैठ जाता है कि तभी उसके पास एक बॉल आती है। वो बॉल उठाने के लिए नीचे देखता है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता। लेकिन ऊपर देखने पर उसे उसी बच्चे की आत्मा दिखाई देती है, जिसे मूवी की शुरुआत में मारा गया था। मतलब कि जिसको यहाँ पर ऑफरिंग के अंदर खत्म करा गया, जहाँ पर उसकी आत्मा यहीं पर कैद थी। जिसके बाद रेजा कॉरिडोर में आता है, जहाँ पर कई सारे जनरल हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के फोटो लगे हुए थे। उन सबको वो देख रहा होता है, लेकिन हमको पता चलता है कि रेजा के ऊपर एक आत्मा है, जिसे इब्राहिम आकर देखता है और उसको हटा देता है। अब दूसरी तरफ सऊद जो होता है वो समीर को ओस्मान के सामने लेकर आता है और उसे पीडोफाइल बताता है, क्योंकि सऊद के हिसाब से ये उस बच्ची पर गंदी नजर डालकर बैठा हुआ था और अब्यूज कर रहा था। खैर यहाँ पर रेजा और इब्राहिम भी आते हैं और वो लोग समीर से गोल्ड के बारे में पूछने लगते हैं। इसके बाद वो उससे मिस्ट्रेस यानी कि गुंदीक के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो ये कहता है कि वो गलत टाइम पर गलत जगह मौजूद है, गुंदीक सो रही है। समीर ये बताता है कि गुंदीक कुछ दिन और कुछ रातें अभी और सोएगी, और अगर वो अभी जाग गई तो सब खत्म हो जाएंगे। मेनवाइल हम गुंदीक को देखते हैं, जो कि आधी सांप होती है और वो एक बड़े से बाथ टब में सो रही थी। इधर समीर के कुछ न बताने पर ओस्मान की नजर एक बड़ी सी पेंटिंग पर पड़ती है, जो कि गुंदीक की ही थी। अब उस पेंटिंग को छूने के बाद वहाँ एक बटन मिलता है, जिसको दबाते ही वो बड़ी सी पेंटिंग जो कि एक दरवाजा होती है वो खुल जाती है, यानी कि एक सीक्रेट डोरवे था। और इसी बीच समीर उन सबको मारकर वहां से भागने लगता है, लेकिन उनमें से किसी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसलिए वो उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। और उस दरवाजे के अंदर एक खंडर बना हुआ था और वो सभी लोग वहां से होते हुए गुंदीक के रूम में पहुंच गए थे, जहां पर वो ऑलरेडी सोई हुई थी। उसे देखकर वो डर जाते हैं, लेकिन वहां पर सोना भी मौजूद था। जैसा कि आपको याद हुआ कि वो सोने को खाती थी, इसलिए वो सोना इकट्ठा करने लगते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ समीर रिचुअल करता है और गुंदीक जाग जाती है। लेकिन इतने में वो लोग सोना लेकर उस खंडर से बाहर निकल आए थे और अब वो लोग इजीली वहां से भाग सकते थे। लेकिन सऊद उस बच्ची को भी बचाना चाहता था, लेकिन ओस्मान उसे मना करने लगता है, लेकिन स्टिल वो उसे बचाने जाता है। जिसके बाद ओस्मान भी सऊद के पीछे चला गया था, लेकिन जाने से पहले वो इब्राहिम को वहां से जाने के लिए बोल देता है और ये भी कहता है कि वो किसी मौलवी से अपनी शादी करवा ले मैरी के साथ में, क्योंकि पहले वाली शादी वॉइड थी, जो कि रीति रिवाज के साथ ही होनी चाहिए। ये सुनकर इब्राहिम को अच्छा तो लगता है, क्योंकि फाइनली ओस्मान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद इब्राहिम और रेजा बाहर आकर उनका इंतजार करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ सऊद देखता है कि वो बच्ची वहां से गायब है। ये देखकर दोनों सोच में पड़ गए थे कि वो कहाँ गई। बाहर ज्यादा देर होने पर इब्राहिम दोबारा अंदर चला गया था उनको देखने के लिए, लेकिन इसका फायदा उठाकर रेजा अकेले ही कैब लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन कैब का स्टीयरिंग व्हील इब्राहिम अपने साथ ले गया था, ताकि रेजा वहां से ना चला जाए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ये सभी चोर थे और चोरों की नीयत सही नहीं होती। ये बात वो सब पहले से जानते थे। अब ये देखकर रेजा भी अंदर जाता है और अंदर जाकर वो इब्राहिम से मिलता है और इब्राहिम और रेजा बाकियों से मिलते हैं। वो लोग वहां से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी गुंदीक उनके सामने आकर नाचने लगती है और तभी अचानक से लाइट्स भी चली जाती है। अब ये गुंदीक जो होती है वो पूरी तरह से सांप बन गई थी और उसको देखकर वो लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन वो बार बार एक ही जगह पर आ रहे थे, यानी कि वो एक लूप में फंस गए थे। लाइट्स ऑन होने पर गुंदीक उनके सामने थी। अब वो उन तीनों चोरों को राजा कहती है, लेकिन इब्राहिम को कहती है कि वो राजा नहीं है। यहाँ गुंदीक का मतलब साफ था कि वो उन लोगों को मारने वाली है, लेकिन सऊद जो होता है वो उस पर खतरनाक गोलियां चलाने लगता है, जिससे कि गुंदीक को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उल्टा वो फ्रस्ट्रेट होकर उसका ही गला काट डालती है और उसका खून पी लेती है। ये देखकर सभी डर के मारे वहां से भागते हैं और छुप जाते हैं। इब्राहिम एक वार्डरोब के अंदर छुप गया था, जहाँ पर वो गुंदीक को देखता है, जो कि आधी सांप थी। वो तो उसे देख ही रहा था कि तभी उसके सामने एक पुचोंग स्पिरिट आ
आती है जिसको देखकर इब्राहिम डर गया था, लेकिन वो अपने आप पर काबू रखता है, लेकिन इब्राहिम को 2 हाथ पीछे से निकलकर पकड़ लेते हैं। अब दूसरी ओर घर पर हम मैरी को देखते हैं जिसे अपने पिता और पति की फिक्र सता रही थी। अब वो कैब कंपनी में कॉल करके पूछती है, तब उसको शॉकिंगली पता चलता है कि इब्राहिम तो किसी भी नाइट शिफ्ट पर गया ही नहीं है। और तब उसको एक आइडिया आता है, वो उस डायरी के पिछले पन्ने पर पेंसिल घिसती है जिस पर इब्राहिम ने उस मेंशन का एड्रेस लिखा था। यहाँ पर उसे एड्रेस मिल जाता है और दूसरी तरफ ओस्मान और रेजा छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समीर उन दोनों को पकड़ लेता है। जिसके बाद इधर इब्राहिम को एक सपना आता है जिसके अंदर इब्राहिम बीच पर होता है, जहाँ पर बीच पर गुंदीक भी थी। गुंदीक का मोह इब्राहिम पर आ चुका था और वो इब्राहिम को चाहती थी। वो इब्राहिम को कहती है कि वो बाकियों से अलग है और यहाँ पर वो उसे किस करती है, लेकिन असल में ये इब्राहिम का सपना था। जब वो जागता है तब वो उस बच्ची को अपने सामने देखता है जिसे पहले सऊद ने देखा था और वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। तब वो बच्ची कहती है कि गुंदीक और बाकियों ने उसके परिवार को मार दिया, उन्होंने उसे किडनैप किया और फिर अब्यूज भी किया। तब इब्राहिम उसे कहता है कि वो उसके साथ चले और वो उसको संभाल लेगा। अब ये सुनकर वो बच्ची ये कहती है कि सब उससे यही बोलते हैं लेकिन कोई भी अपना वादा नहीं निभाता। अब यहाँ वो बच्ची शॉकिंगली अपने सर से विग हटाती है और हमको पता चलता है कि ये लड़की नहीं है बल्कि एक लड़का है जिसे लड़की बनाकर रखा गया था, या फिर वो खुद लड़की बना हुआ था, क्योंकि लड़कों और मेल बच्चों का ब्लड गुंदीक को चाहिए होता है। और यहाँ पर बच्चा ये बताता है कि उसी ने ये सब प्लान किया था और उसने ये हाइस्ट यानी कि ये चोरी प्लानिंग करी थी और उसने ही टोनी को कॉल किया और इस चोरी में उसने उन्हीं को बुलाया था जो कि मिस्टिकल फ्राइडे को पैदा हुए थे और यहीं पर मिस्टिकल फ्राइडे को पैदा हुए लोग ही उस गुंदीक को मार सकते थे। तो बेसिकली इस बच्चे ने उन्हें यहाँ पर टोनी से कहकर बुलवाया था ताकि वो बच्चा उस गुंदीक को मार पाए। अब मैं इस प्लानिंग के बारे में आपको और डिटेल में समझाता हूँ। तो पूरी चोरी का प्लान जो था वो इसी बच्चे का था और यहाँ पर 4 स्पेशल लोगों को लाया जाएगा जो कि मिस्टिकल फ्राइडे यानी कि खास फ्राइडे को पैदा हुए होंगे, लेकिन इब्राहिम इनमें से नहीं था। इसलिए गुंदीक ने कहा था कि वो स्पेशल नहीं है और इसलिए गुंदीक ने उसे किंग नहीं बुलाया था। यहाँ पर वो गलती से आ गया था, लेकिन जो 4 लोग थे उन्हें यहाँ पर आना था, लेकिन 3 ही आए थे क्योंकि चौथा सूर्या खुद होने वाला था, लेकिन उसकी मौत ऑलरेडी हो चुकी थी। फिर भी यहाँ पर 3 लोग आए जिनमें रेजा, सऊद और ओस्मान शामिल थे और ऐसा हवा कल्चर के अंदर माना जाता है जो लोग मिस्टिकल फ्राइडे के दिन पैदा होते हैं वो किंग्स री-इनकार्नेटेड होते हैं और आज वही दिन था। लेकिन अगर उन मिस्टिकल लोगों का खून गुंदीक के हाथों चढ़ गया तो वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा है तो इस बच्चे ने उन्हें क्यों बुलाया, क्योंकि वो तो गुंदीक को मारना चाहता था, ना कि उसे और शक्तिशाली बनाना चाहता था। यानी कि कहानी यहाँ पर सुलझने की जगह और भी ज्यादा उलझ गई थी। खैर अब यहाँ पर वो बच्चा अपनी एक आंख को फोड़ लेता है और इब्राहिम को कहता है कि वो उसे उस बाथ टब में ले जाए जहाँ पर गुंदीक सोती है और ब्लड से नहाती है, जिसके बाद गुंदीक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इब्राहिम उसकी बातों में आ जाता है और वो ऐसा ही करता है। वो उसे वहाँ पर लेकर जाता है और दूसरी ओर गुंदीक बंधे हुए रेजा और ओस्मान के पास थी। वो उन दोनों को ये बताती है कि उनका खून उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है। और यहाँ पर समीर भी होता है जो कि गुंदीक के इशारों पर सबसे पहले रेजा को मारने लगता है। यहाँ पर रेजा अब खत्म हो चुका था, लेकिन इसी बीच ओस्मान खुद को छुड़वा लेता है और गुंदीक पर गोली चलाने लगता है, लेकिन गोली का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो समीर को मार डालता है और ये देखकर गुंदीक को काफी धक्का लगता है क्योंकि समीर उसके लिए सब कुछ था। बेसिकली वही उसका सेवक था, मिडल मैन था। लेकिन इस ड्रामे के बीच ओस्मान वहां से भाग जाता है। अब दूसरी ओर इब्राहिम उस बच्चे को उस बाथटब में रखता है कि तभी उसकी नजर वहां पर रखे हुए लाल कपड़े पर पड़ती है जिसके अंदर किसी को कवर करा गया था। अब लाल कपड़ा हटाने पर उसे वही बूढ़ी लेडी मिलती है जिसको उसने पहले देखा था जब वो टैक्सी के अंदर था। अब ये देखकर इब्राहिम उससे उसके बारे में पूछता है। तब वो ये बताती है कि वो है असली गुंदीक जिसका नाम है न्यायी, और जो गुंदीक जिसको हम बहुत देर से देखते आ रहे थे वो कोई दूसरी है, लेकिन जो बंधक में है वो असली सुप्रीम गुंदीक है जिसे दूसरी गुंदीक ने धोखा देकर यहाँ पर कैद करा हुआ है। और असली गुंदीक यानी कि यही बूढ़ी लेडी बताती है कि जो खून से गुंदीक नहाती है वो असली गुंदीक के शरीर से होते हुए गुजरता है और फिर दूसरी गुंदीक के ऊपर जाता है, क्योंकि वो जो नई वाली गुंदीक है जो कि अब तक सबको मार रही थी उसको शक्तिशाली बने रहने के लिए असली गुंदीक यानी कि इसी बूढ़ी वाली गुंदीक का खून चाहिए होता है। अब यहाँ पर ये जो रियल गुंदीक होती है वो लीवर को खींचने के लिए कहती है और इब्राहिम लीवर खींच देता है और सारा का सारा खून उस बच्चे पर गिरता है और वो पूरा ब्लड से कवर हो चुका था। दूसरी ओर नकली गुंदीक ओस्मान के अंदर अपने नाखून घुसाकर उसे जान से मार डालती है। इसी बीच बाहर मैरी भी पहुंच गई थी जो कि दूसरी कैब से आई थी। वो कैब ड्राइवर को बाहर इंतजार करने के लिए कहती है, लेकिन कैब ड्राइवर को वहां एक स्पिरिट दिख जाती है जिसको देखकर वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। इधर ये बूढ़ी गुंदीक ये कहती है कि उसे उसके खून की जरूरत है और इतना कहकर वो इब्राहिम को अपनी फोर्स से धक्का देती है जिससे कि इब्राहिम को चोट लग गई थी और उसके कुछ खून की बूंदें बाथटब में गिर जाती है। और अब सामने आता है डिस्ट्रक्शन का प्रतीक यानी कि वन आइड क्रीचर, जो कि वही बच्चा था जो
कि अब खतरनाक क्रीचर बन चुका था जिसकी एक आंख थी और वो असली गुंदीक का बेटा होता है। जी हाँ, और यहाँ पर हमको अब सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि वो बच्चा जो था वो असली गुंदीक का बेटा था, लेकिन वो असल में बहुत ही शक्तिशाली था। लेकिन उसकी पावर्स को अनलॉक करने के लिए उसे स्पेशल मिस्टिकल फ्राइडे को पैदा हुए लोगों का खून चाहिए था और साथ ही साथ उसे इब्राहिम का भी खून चाहिए था, क्योंकि इब्राहिम असल में मिस्टिकल सैटरडे को पैदा हुआ था जो कि काफी खास और पावरफुल लोगों की गिनती में आते हैं। लेकिन यहाँ ये जो क्रीचर होता है वो और भी ज्यादा शक्तिशाली था। अब वो क्रीचर इब्राहिम को मारने के लिए रेडी था, लेकिन तभी वहाँ पर वो नकली गुंदीक आ जाती है और वो उस क्रीचर को देखकर अपना बच्चा कहने लगती है। लेकिन क्रीचर गुंदीक का गला दबाकर उसे अपनी शक्ति से ही मार डालता है। इसी बीच वहाँ पर मैरी आती है और वो क्रीचर उन दोनों को मारना चाहता था, लेकिन इब्राहिम मैरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ऊपर जाकर उन्हें ओस्मान दिखता है जो कि जिंदा था, लेकिन वो उस क्रीचर के वश में आ चुका था और इसको ऐसा मानो कि वो क्रीचर उसे कंट्रोल कर रहा था, वो बिल्कुल डेड था। अब मैरी अपने पिता को देखकर उसके पास जाने लगती है, लेकिन इब्राहिम उसे रोकता है कि ये उसके पिता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैरी उसके पास जाती है और ओस्मान उसका गला पकड़ लेता है। साथ ही साथ उसने इब्राहिम का भी गला पकड़ लिया था। तब मैरी उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसकी बेटी है और तब जाकर वो थोड़ा बहुत होश में आता है और उनको छोड़ देता है। इब्राहिम जल्दी से मैरी को ओस्मान से अलग कर देता है और अब ओस्मान जानता था कि वो कभी नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए वो वहीं बैठ जाता है। जिसके बाद मैरी और इब्राहिम भागते हुए वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने पजेस्ड हुआ समीर आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों ही बाथरूम में जाते हैं, जहां पर मैरी का डिलीवरी का टाइम आ चुका था। लेबर पेन होने चालू हो गए थे, इसलिए इब्राहिम उसे उसी बाथटब में बैठाता है और यहाँ पर मैरी एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन इसी बीच वो क्रीचर वहां पर आ चुका था जो कि मैरी के बच्चे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन इब्राहिम बीच में आ जाता है। तब वो क्रीचर अपनी शक्ति से उसे रोक देता है और दूसरी ओर हम उस ओल्ड गुंदीक को कहते हुए सुनते हैं कि ये जो बच्चा है वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि मरियम का बच्चा है, मतलब कि मैरी का, जो कि मसाया है, यानी कि मसीहा है। मतलब कि वो बच्चा उस क्रीचर से भी कई ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन इस बात से अनजान वो क्रीचर उस बच्चे को खा जाता है, जिसके बाद उस क्रीचर के अंदर कुछ होने लगता है और वो धीरे धीरे फटने लगा था और अचानक से ही वो ब्लास्ट होकर खत्म हो जाता है। लेकिन मैरी का बच्चा जो होता है, जिसके पास में खास शक्तियां थी, वो बिल्कुल सुरक्षित था। अब फाइनली उनकी सारी परेशानी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो लोग वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम उस ओल्ड गुंदीक को देख पाते हैं जो कि उस बाथटब के पास थी। तभी वहां पर टोनी आता है ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक से हुआ या फिर नहीं, और उसको देखकर ये गुंदीक काफी खुश हो जाती है और यहाँ पर अचानक से वो उसे मार डालती है। अब एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है जहाँ पर हमको बताया जाता है कि वो ओल्ड गुंदीक अब जवान हो चुकी है और अब उस मेंशन पर वही रहेगी और ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाती रहेगी। यानी कि उसने सैक्रिफाइस ले लिए थे, खून जो था वो वहाँ पर ऑलरेडी उन सारे लोगों का था जो कि स्पेशल फ्राइडे के दिन पैदा हुए थे। ऑब्वियस सी बात है उसने उस खून को पी लिया होगा, जिसके चलते वो शक्तिशाली हो गई होगी और उसने नई वाली गुंदीक को मार डाला होगा या फिर अपनी दुनिया में कैद कर दिया होगा, जिसके चलते न्याय जो कि वहाँ की एक्चुअल गुंदीक है वो इस मेंशन के ऊपर राज करने वाली है। साथ ही साथ अगर वहाँ पर कोई आता है या तो वो उसको खत्म कर देगी या फिर अगर वो सैक्रिफाइस और सोना लेकर आएगा तो वो उस इंसान की विशेष को भी पूरा कर सकती है। और बूम, इसी के साथ में गुंदीक फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गुंदीक फिल्म की कहानी। तो देखो जो न्यायी है ना, यहाँ पर इस मेंशन के बारे में बहुत सारी बातें फैली हुई थी कि एक बहुत ही अमीर महिला यहाँ पर रहती है, जिसके चलते ही यहाँ पर भेजा गया था इन लोगों को। एंड व्हाट आई बिलीव कि जो ओल्ड गुंदीक है ना, उसका जो बेटा था उसी ने यहाँ पर इस हाइस्ट के बारे में प्लान किया ताकि उसकी माँ को बचाया जा सके, क्योंकि वो जो नकली गुंदीक यहाँ पर बैठी हुई थी जिसने की ओल्ड गुंदीक को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था, पक्का यहाँ पर इसी के चलते ये सारी प्लानिंग करी गई ताकि उसकी माँ को बचा लिया जाए। अब गुंदीक के बारे में ये कहा गया है कि वो लोगों की इच्छाओं को पूरा करती थी, जिसके बदले में वो ऑफरिंग में सोना लिया करती, साथ ही साथ एक सैक्रिफाइस भी लेती थी ताकि उसके साथ वहां पर वो उसके खून से नहा सके, जिसके चलते वो पावरफुल रहेगी और जवान रहेगी। ये चीज जो थी वो डायरेक्टली इंस्पायर्ड है एलिजाबेथ बैटरी से, और इनके बारे में आप नहीं जानते तो इसको ब्लड काउंटेस कहा जाता है। 16वीं सदी हंगेरी की एक पावरफुल नोबल वुमेन थी जो कि अपनी जवानी और खूबसूरती बनाए रखने के लिए जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। ऐसा कहा जाता है उसने अपने कैसल के अंदर 100 से ज्यादा सर्वेंट गर्ल्स को टॉर्चर करके खत्म किया था और उनकी बॉडीज और टेस्टिमोनीज ने पूरे यूरोप को हिला दिया। खैर बात करें उस ओल्ड गुंदीक की, तो उस ओल्ड गुंदीक को दूसरी गुंदीक ने उसी के मेंशन में कैद कर दिया था, विच मीन्स की जो ओल्ड गुंदीक थी वो सदियों से वहां पर रह रही थी और जो उसका बच्चा था उसे न्यू गुंदीक ने कैद कर लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि वो उसके लिए खतरा बनेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसने ही सारी की सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग करी थी। उसने टोनी को हायर किया था, यानी कि ओतो को हायर किया था, और अंत में जब वो वहां पर पहुंचा तो उसको भी खत्म कर दिया गया ताकि कोई
सबूत ही ना बच पाए। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पक्का समीर ही वही इंसान होगा जो कि इस नई गुंदीक को यहाँ पर लेकर आया होगा ताकि वो यहाँ पर अपने फिजिकल प्लेजर को भी ले सके, साथ ही साथ सोना और पैसे भी वो ले सके। अदरवाइज ओल्ड गुंदीक को कैद रखना और साथ ही साथ उसके बच्चे को कैद रखना आसान काम नहीं था। तो ये सब समीर ने किया था, जिसके चलते ही नई वाली गुंदीक को दुख हुआ था जब वो मारा गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने सारी की सारी चीजें आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर वीडियो को हाइप कर देना। जैसे ही आप स्वाइप करेंगे आपको हाइप बटन दिखाई देगा। जल्दी से वीडियो को हाइप कर दीजिए बेटर रीच के लिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए